Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में भी पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ क्या था और यहाँ क्या अंतर है देखिए। तो वहाँ था कि ऑलरेडी चार्ज बॉडी का सिस्टम दिया हुआ था। मान लेते थे हम 2 बॉडी के लिए निकाले थे, तो Q1 और Q2 दो चार्ज बॉडी का सिस्टम दिया हुआ था। ठीक है, फिर 3 चार्ज बॉडी का सिस्टम निकाले थे हम लोग, तो Q1 Q2 Q3 3 चार्ज बॉडी का सिस्टम दिया हुआ था। फिर हम एक एग्जाम्पल में एक स्क्वायर भी दिखाए थे। स्क्वायर में 4 चार्ज बॉडी को हम चारों कॉर्नर पे रखे थे। तो यहाँ सिचुएशन है कि जो चार्ज बॉडी है ये आपको दिया हुआ है, इसी के फील्ड में हम दूसरे को ला रहे हैं। जैसे Q1 के फील्ड में हम Q2 को ला रहे हैं, यहाँ Q1 के फील्ड में Q2 को लाए, फिर इन दोनों के फील्ड में Q3 को लाए। तो यहाँ चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ था। ठीक है, चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता था और उसके फील्ड में हम दूसरे चार्ज बॉडी को ला के असेंबल कर रहे थे, तब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे। अब यहाँ है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ फील्ड ही दिया हुआ है, यहाँ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है, फील्ड दिया हुआ है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये E ऑलरेडी दिया हुआ है। किस चार्ज के कारण बना है ये फील्ड, ये नहीं है, चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया हुआ है, बल्कि फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है। ये किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण बन सकता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। तो यहाँ बाहर का फील्ड पता है और तब हम इसमें चार्ज बॉडी को लाके उनकी पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास और इस क्लास में अंतर है, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, लेकिन यहाँ बाहर के फील्ड में। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है, हमको ये पता नहीं है कि किसने ये फील्ड क्रिएट किया है। यहाँ हम लोग को पता था, यहाँ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ था, यहाँ पता था कि जो हम Q2 को ला रहे हैं तो Q1 के फील्ड में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहला केस देखते हैं फॉर ए सिंगल चार्ज बॉडी। एक सिंगल चार्ज बॉडी का सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ हम लोग देखेंगे। तो हम पहले एक फील्ड बना लें, एक रेफरेंस फ्रेम यहाँ बनाए हैं पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। रेफरेंस फ्रेम बना के इस जगह में हमने एक फील्ड बना लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह E का वैल्यू सेम है और E की दिशा भी कांस्टेंट है, E का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, E का वैल्यू भी कांस्टेंट है। ओके, और अब हम इसमें एक चार्ज बॉडी Q को ला रहे हैं। ठीक है, Q चार्ज बॉडी को लाए, तो कहाँ पे ला रहे हैं, तो इसके पोजीशन को लोकेट कर लें। तो इसके पोजीशन के लिए हम ओरिजिन से कनेक्ट किए, हमें जो वेक्टर मिला R वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। मतलब हम इस पोजीशन पे Q को ला रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि ये Q पहले इनफाइनाइट दूरी पे था, फील्ड से बाहर था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, फील्ड से बाहर था। अब हम इसको यहाँ से उठा के इस जगह पे ला रहे हैं। इस जगह पे लाने पे आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, आप कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उतनी एनर्जी इस सिस्टम में स्टोर्ड हो जाएगा और वही उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या सोचेंगे, कैसे काम करेंगे। तो देखिए, आप जिस पोजीशन पे ला रहे हैं, R पोजीशन पे, यहाँ पे आप ला रहे हैं, तो इस पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल पता चल जाए, पोटेंशियल एट पोजीशन R, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता हो तो आप जान रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो 1 कूलम चार्ज को लाने का वर्क होता है और हम ला रहे हैं Q को, तो अगर हम पोटेंशियल में 4 से गुना कर लें, Q 4 से गुना कर लें, तो हमें वर्क निकल जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज को लाने का वर्क है, हम Q को ला रहे हैं, तो Q से गुना कर लें तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, R पोजीशन पे पहले
पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे और तब वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो V और ब्रैकेट में R लिखा हुआ है, मतलब पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट पोजीशन R। R पोजीशन पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल को निकाल लिया और इसमें Q से हम गुना कर लिए, तो हमारा इतना वर्क हो गया। इतना वर्क हमने किया उस Q चार्ज को R पोजीशन पे लाने में। तो हम जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी खर्च करेंगे और उतना ही एनर्जी स्टोर्ड होगा। इसलिए स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी U का वैल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हम वर्क करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू कितना वर्क किए हैं, तो Q इंटू V एट द पोजीशन R। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में R बता रहा है कि हम R पोजीशन पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ओके, तो ये सिंगल चार्ज बॉडी के सिस्टम के लिए हो गया। अब अगर हम दो बॉडी के सिस्टम के लिए निकालना चाहें तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हम सेकेंड केस देखते हैं फॉर टू चार्ज बॉडी। तो फिर यहाँ हम पहले एक रेफरेंस फ्रेम बना लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, और फिर फील्ड इंटेंसिटी भी बना लिए कि फील्ड मेरा किधर है। तो पैरेलल लाइन फिर रिप्रेजेंट कर रहा है कि फील्ड यूनिफॉर्म है और फील्ड ई की जो दिशा है ये ऑलरेडी एरो साइन बता रहा है कि ई की दिशा किधर है। अब इसमें हम दो चार्ज बॉडी को ला रहे हैं। एक Q1 चार्ज बॉडी है, पहला चार्ज बॉडी, इसका पोजीशन क्या है, तो इसको हम ला रहे हैं R1 पोजीशन। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R1। फिर हम एक दूसरे चार्ज बॉडी को ला रहे हैं Q2, इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन है R2 वेक्टर। इसको ज्वाइन कर लिए तो ये R2 वेक्टर आ गया, इसका पोजीशन निकल गया। अब ये दोनों चार्ज बॉडी के बीच का सेपरेशन कितना है, तो इसको हम लोग लिख दिए R1 2, मतलब 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो आप Q1 को भी पहले इनफाइनाइट दूरी पे इमेजिन कीजिए और Q2 को भी उठा के आप इनफाइनाइट दूरी पे ले जाइए कि ये फील्ड से अभी दोनों ही बाहर है। ठीक है, अब आप एक एक करके लाइए। पहले Q1 को हम यहाँ पे लाए। ठीक है, कहाँ पे ला रहे हैं, तो R1 पोजीशन पे ला रहे हैं। तो Q1 को असेंबल करने में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं VR1। इट मीन्स व्हाट, तो पोटेंशियल एट पोजीशन R1। R1 पोजीशन का जो पॉइंट है जहाँ पे Q1 है वहाँ का पोटेंशियल कितना है, और VR2 मीन्स पोजीशन जो R2 है इस पोजीशन पे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो VR2 का मीनिंग हम लोग समझ गए। अब Q1 को आप ला रहे हैं, तो Q1 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखिए अगर हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, तो पोटेंशियल का मीनिंग है एक कूलम चार्ज को लाने का वर्क, और हम ला रहे हैं Q1 को, तो Q1 से उसमें गुना कर लें, तो Q1 इंटू VR1, ये Q1 हो गया और VR1 पोजीशन पे पोटेंशियल मतलब एक कूलम चार्ज को लाने का वर्क, इंटू Q1 माने Q1 चार्ज को लाने का वर्क। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 को लाने का वर्क, ये W1 से हम रिप्रेजेंट किए, तो W1 का वैल्यू निकल गया Q1 VR1। ओके, तो Q1 असेंबल्ड हो गया। और उसी तरह से अब हम Q2 को सोचें। अब Q2 को जो हम लाएंगे तो अब यहाँ पे दो काम करना होगा। पहला काम है कि Q1 को हम ला रहे हैं इस फील्ड में, E के फील्ड में, और दूसरा चीज कि Q2 जो आ रहा है वो Q1 के भी फील्ड में आ रहा है। तो यहाँ हमें दो वर्क पे ध्यान देना होगा। एक एक्सटर्नल फील्ड के कारण हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, और दूसरा जो ये Q1 है इस Q1 के कारण जो फील्ड बनेगा इसका फील्ड इस फील्ड में भी लाना पड़ रहा है। तो हमें दो वर्क पे ध्यान देना होगा। तो पहले हम एक्सटर्नल फील्ड का निकालें, तो अगर फिर इस पॉइंट का हमको पोटेंशियल पता हो जाए तो हम उसमें Q2 से गुना कर लेंगे। तो R2 पोजीशन पे पोटेंशियल और उसमें Q2 से गुना कर लिए, तो Q2 लाने का वर्क हो गया एक्सटर्नल फील्ड में। और फिर अब Q1 के कारण निकालना है, तो Q1 के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल हो वो निकाल लेंगे और उसमें फिर Q2 से गुना कर लेंगे। तो अब Q2 को असेंबल करने का वर्क
निकालेंगे तो उसके लिए हम उसको लिखें कि ये मेरा W2 है। तो W2 कैसे आएगा देखिए। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 ये क्या होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले Q2 को गुना कर लिए VR2 से, मतलब R2 पोजीशन पे जो पोटेंशियल है उसमें Q2 से गुना कर लिए, तो ये एक्सटर्नल फील्ड में लाने का वर्क हो गया। अब इसे Q1 के भी फील्ड में लाना है, तो Q1 के कारण वहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो 1/4πε0 Q1/R12, ये Q1 के कारण पोटेंशियल हो गया Q2 के साइड पे, और उसमें Q2 से हम गुना कर लिए, तो मेरा एक्सटर्नल फील्ड में का वर्क हो गया, और ये Q1 के कारण जो फील्ड बना उसके कारण वर्क हो गया। इन दोनों को जोड़ लिए तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 आ गया। अब टोटल वर्क डन जितना हम वर्क करेंगे तो ये दोनों को जोड़ लें, W1 प्लस W2, तो W1 का वैल्यू Q1 VR1 था और W2 का वैल्यू Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R12 था। इतना आप टोटल वर्क किए और जितना वर्क किए उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ओके, तो ये आपका मेन रिजल्ट आ गया कि दो चार्ज बॉडी का सिस्टम हो और आप एक्सटर्नल फील्ड में डाल रहे हों तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमको यूज करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं डाइपोल के केस में। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं कि डाइपोल में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए डाइपोल के केस में हम पहले से पढ़े हुए थे पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें और तब फिर देखेंगे कैसे हम उस फार्मूला को यूज कर पाएंगे। तो थोड़ा डाइपोल को आप पहले रिवाइज कर लीजिए। आप पहले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का निकालना सीख भी चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले फील्ड बना रहे हैं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गई E, और इस E में हम एक डाइपोल को डाल रहे हैं। तो डाइपोल हम डाल रहे हैं AB, ये A पॉइंट और यहाँ है B पॉइंट। हम डाइपोल को डालें, A पे हमने चार्ज डाला -Q, B पे हमने चार्ज डाला +Q, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 2A, ये डाइपोल हो गया। O सेंटर है, ठीक है, तो O पे हम इसका डाइपोल मोमेंट P डिफाइन करें तो PQ × 2A होता है, इसकी दिशा हो गई निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो ये डाइपोल मोमेंट की दिशा हो गई और ये फील्ड इंटेंसिटी की दिशा हो गई, दोनों के बीच का एंगल बना थीटा। ओके, अब ये जो डिस्टेंस 2A है इस 2A का हम एक कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो दैट इज 2A sin थीटा, और ये एक कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो दैट इज 2A cos थीटा। ये हम पहले से जान रहे हैं। तो आपको ये पता है कि जब भी हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो इस पे एक टॉर्क लगता है, तो उस टॉर्क का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, तो टॉर्क जो होता है वो P क्रॉस E होता है। जानते हैं डाइपोल मोमेंट और फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो P और E के बीच का एंगल थीटा है, तो ये PE sin थीटा, इतना टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है P को E के दिशा में आने की। जैसे डाइपोल को रखेंगे तो टॉर्क जो है इसको क्या करेगा, P वेक्टर को E वेक्टर के दिशा में अलाइन करने की कोशिश करेगा, ये इधर घूमना चाहेगा। अब अगर हम इसको उल्टा घुमाते हैं, ठीक है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी से अपोज करते हैं, मान लीजिए हम इसको डी थीटा एंगल से घुमाते हैं, डी थीटा एंगल से उल्टे दिशा में घुमाते हैं, तो इस घुमाने में हमको वर्क करना पड़ेगा और हम अपनी एनर्जी खर्च करेंगे और यही एनर्जी इस डाइपोल में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, तो हम कितना वर्क करेंगे, तो हम छोटे से एंगल से घुमाने में पहले छोटा सा वर्क निकालते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हम छोटा सा वर्क निकालें। ओके, तो छोटा सा वर्क क्या होगा, तो टाउ इंटू डी थीटा। कैसे निकालेंगे, तो आप पहले से वर्क निकालना जानते हैं, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू छोटा सा वर्क टाउ डी थीटा,
टाउ का वैल्यू हम लोग पी साइन थीटा डाल दिए, डी थीटा हो गया। और इसको अब टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम इनिशियल कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं। तो मान लीजिए हम थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन पे ले जा रहे हैं और टोटल वर्क निकालना चाह रहे हैं। तो हम इसे पी साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर ले थीटा 1 से थीटा 2 के बीच, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में वर्क डन आ गया। तो जितना आप वर्क करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो U का वैल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा एंड दैट इज इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये इक्वेशन 1 आ गया जो आप पहले से पढ़ के जान रहे हैं। अब इसी रिजल्ट को हम लोग अपने नए फार्मूला से भी निकालेंगे आगे। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे कि हम जो स्पेशल केस लगाते थे, देखिए थीटा 1 से थीटा 2 के बीच आप मूव कर रहे हैं, तो हम इनिशियल और फाइनल कंडीशन को लगाएं। हम मान लें कि हमारा शुरू का एंगल 90 डिग्री है, थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 थीटा है, मतलब हम 90 डिग्री से थीटा पे आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में वर्क कितना होगा, तो इस कंडीशन को यहाँ लगा दें। तो थीटा 1 90 है तो कॉस 90 ये टर्म 0 हो जाएगा, और थीटा 2 थीटा है तो यहाँ थीटा डालेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस पी कॉस थीटा ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इसको हम माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। ये कब होगा, जब आप ये कंडीशन लगा रहे हैं तब, जब थीटा 1 90 और थीटा 2 थीटा लिखे तब। ये इनिशियल कंडीशन हो गया, ये फाइनल कंडीशन हो गया। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को अब थोड़ा इस तरह से समझें। हम लिखते हैं कैसे, तो यू बी माइनस यू ए। ठीक है, मतलब ए पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी और बी पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी में अंतर कितना है। मतलब ये इनिशियल कंडीशन है और जब फाइनल कंडीशन में पहुंचा सिस्टम, तो इन दोनों ही स्टेट्स में एनर्जी में कितना अंतर आया, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन। जो आपने काम करके एनर्जी दी है उतनी एनर्जी उनकी बढ़ गई थी। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम यूए को इस साइड कर दें अगर, तो यू बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू ए प्लस वर्क डन ए टू बी। मतलब कि शुरू में जितनी एनर्जी है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें जितना वर्क किया है उतनी एनर्जी इनकी बढ़ गई है। अब फाइनल स्टेट में जो एनर्जी है वो शुरू की एनर्जी में इतना ऐड करने से मिला है जो हमने काम करके उनको दिया है। ठीक है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यू बी माइनस यू ए लिखें, या इसको हम लोग यू फाइनल माइनस यू इनिशियल भी लिख सकते हैं। ए को हम इनिशियल कर दी इनिशियल स्टेट में शुरू में, और ये फाइनल स्टेट, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहाँ हमको इनिशियल से फाइनल देखना होगा कि इनिशियल से फाइनल तक जाने में एक्सटर्नल एजेंट बाहरी आदमी कितना काम करके एनर्जी दे रहा है। तो यही आपका सिचुएशन है। इनिशियल है थीटा 1, हम थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हैं, तो यू थीटा 1 लिख दें, ये इनिशियल स्टेट हो गया, और यू फाइनल ये थीटा 2 हो गया। तो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 ये क्या होगा, तो वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 जाने में, और एक्सटर्नल एजेंट तो थीटा 1 से थीटा 2 जाने में आपने कितना वर्क किया है, तो पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हम ला रहे हैं उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म हुआ, इसमें और क्लियर हो गया कि हम थीटा 2 पोजीशन में पहुंच रहे हैं थीटा 1 पोजीशन से स्टार्ट करके। ठीक है, तो ये एक्चुअली वही रिजल्ट है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल्ड स्टेटमेंट है। अब इसी में हम अपना कंडीशन लगा लें कि थीटा 1 90 डिग्री है शुरू का कंडीशन, थीटा 2 थीटा है, और शुरू वाले कंडीशन में हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हैं, यू थीटा 1 को 0 माना जा रहा है। ठीक है, तो ये 0 मान लेंगे और कंडीशन डालेंगे तो ये माइनस पी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस कंडीशन को फॉलो करें, ये कंडीशन यहाँ पे लगाएं। तो ये थीटा 1 है सो 90 डिग्री है, तो यहाँ डालिए, और थीटा 2 आपका थीटा है, तो यू एट थीटा आप डाल दिए
तो ये कंडीशन आ गया u थीटा और माइनस u थीटा 1 को आपने 0 माना है तो ये 0 हो गया। तो वर्डन हमको क्या करना है, तो थीटा 1 से थीटा 2 जाते हैं, माने 90 डिग्री से थीटा जाएंगे और यहाँ डालेंगे तो कॉस 90 डिग्री ये 0 हो जाएगा और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस पी कॉस थीटा आ जाएगा। तो यही आया कि थीटा पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस पी कॉस थीटा है माइनस पी डॉट ई है। ये वही चीज़ यहाँ भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ सीधे लिख रहे हैं कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी है थीटा वाले पोजीशन पे। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को हम लोग अपना जो फार्मूला दो बॉडी के सिस्टम के लिए निकाले हैं उस सिस्टम से देखें। ठीक है, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो अब आपका फार्मूला क्या था, उस फार्मूला को देखिए। फार्मूला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये बर्डन के बराबर था। तो हम लोग Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। ठीक है, तो अब अपना डाइपोल एक बार फिर से बनाएं। ये डाइपोल है A और ये था आपका B। यहाँ पे आपने चार्ज डाला था प्लस Q और यहाँ चार्ज डाले थे माइनस Q। तो इसको हम लोग B वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम पहला चार्ज मान लें Q1, इसको दूसरा चार्ज मान लें। ये पहला का पोजीशन R1 हो गया, ये दूसरे का पोजीशन R2 हो गया। तो अब डालिए Q1 के जगह पे आ गया प्लस Q, तो यहाँ प्लस Q डाल दिए और इसको हम लोग R1 ले रहे हैं तो VR1 आ गया, R1 पोजीशन पे पोटेंशियल। सेकेंड चार्ज है माइनस Q, तो Q2 के जगह माइनस Q डाले तो VR2 आ गया, तो Q VR1 माइनस Q VR2। और यहाँ प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 है, तो Q1 है प्लस Q, Q2 है माइनस Q, तो माइनस Q स्क्वायर हो गया, तो माइनस साइन आ गया, यहाँ Q स्क्वायर आ गया। और बीच का सेपरेशन है R12, तो R12 के जगह पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो बीच का सेपरेशन है 2a, तो ये 2a डाल दिए। ओके, तो हमने जो फार्मूला सीखा है कि एक्सटर्नल फील्ड में कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो उस फार्मूला को हमने डाइपोल के केस में लगा दिया। तो अब क्या रिजल्ट आया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। देखिए अब Q को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, Q को कॉमन लीजिए तो आ गया VR1 माइनस VR2 और यहाँ माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई 2a, ये आपका रह गया। ठीक है, अब VR1 माइनस VR2 ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेन इक्वेशन है उसको लिखिए, VB माइनस VA। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A से B तक जाने में E डॉट dl करते हैं ना हम लोग, E डॉट dl। नाउ दिस इज योर डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ VR1 माइनस VR2 है, इसका मतलब हमें R2 वाले पोजीशन से R1 पोजीशन पे जाना है, तो R2 से R1 जाएंगे और E डॉट dl को इंटीग्रेट करेंगे विथ निगेटिव साइन। ठीक है, तो अब R2 कौन है, तो पहला हम इसको लिए थे, R1 का पोजीशन ये है, R2 का पोजीशन यहाँ है, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, R2 से R1 जाना है और E डॉट dl निकालना है। E की दिशा इधर की ओर है ऑलरेडी, तो E की दिशा इधर है और dl आप इधर की ओर चल रहे हैं, तो dl के बीच का एंगल, dl इधर है, आप इधर R2 से R1 जा रहे हैं तो dl इधर है और E इधर है, इन दोनों के बीच एंगल है थीटा ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो E डॉट dl निकालेंगे तो E dl cos थीटा आएगा और माइनस साइन बाहर ले लिए, तो माइनस Q R2 से R1 इंटीग्रेट करना है E dl cos थीटा को, और इधर का टर्म आपका रह जाएगा माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय 2a। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़े, तो अब जो इंटीग्रेट करेंगे इसको E dl cos थीटा को, तो अब देखिए क्या आएगा। तो हम E चूंकि कांस्टेंट है, आप ऑलरेडी पढ़े हैं कि E का जो फील्ड है वो पैरेलल है, मतलब हर जगह E का वैल्यू फिक्स है, तो E कांस्टेंट है।
ये थीटा भी कांस्टेंट है, आप जो बढ़ रहे हैं तो हर जगह थीटा ही एंगल बन रहा है। तो ई बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो ई बाहर आ गया, कॉस थीटा आ गया। और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ए से चल के बी तक हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बीच का सेपरेशन मिलेगा 2a, तो ये आ गया 2a। ठीक है, तो Q इंटू 2a को हम लोग डायपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, तो माइनस पी कॉस थीटा, ये उतना ही रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो थीटा एंगल पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस पी कॉस थीटा आया, और साथ साथ एक माइनस में ये टर्म आया, -1/4πε0 Q²/2a। तो यही इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के आप देखिए। आपने जो फार्मूला निकाला था वो क्या था? आपने फार्मूला निकाला था कि u θ2 माइनस u θ1। ठीक है, u θ2 माइनस u θ1, ये वर्डन है θ1 से θ2 तक जाने में। अब इसको हम इस साइड ले आए तो u θ1 आ जाएगा इस साइड। इस शुरू में जो भी स्थिति है इससे हमको विशेष फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग जीरो मान लेते थे पहले वाले केस में। हम यहाँ जीरो नहीं मान रहे हैं, बल्कि एक कांस्टेंट टर्म -1/4πε0 Q²/2a डाल रहे हैं। ठीक है, u θ1 इज इक्वल टू -1/4πε0 Q²/2a। तो इनिशियल कंडीशन 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान रहे थे पहले, वो जीरो नहीं मान के एक वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन में जब मेरा θ2 जब थीटा रहता है तो आपका वैल्यू -p cos थीटा आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके पास पहले से 10 करोड़ रुपए हैं और हमने आपको 200 रुपया दिया, तो आपकी स्थिति कितनी है? तो ये आपका फाइनल स्थिति है। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे यू फाइनल। अब आपकी एनर्जी 10 करोड़ प्लस 200 है। तो ये वर्डन है, ये हम जान रहे हैं, ये हमने काम करके बताया है। ये -p cos थीटा है, हमने वर्क किया। और ये पहले की स्थिति है, ये पहले की स्थिति हम शुरू के केस में जीरो ले रहे थे। अब यहाँ जीरो नहीं है, बल्कि 1/4πε0 Q²/2a है। तो यहाँ ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि हमेशा हमें अंतर पे ही ध्यान देना रहता है कि दो स्थिति में अंतर कितना है। ठीक है, दो स्थिति में अंतर कितना आया कि शुरू की स्थिति और बाद की स्थिति में अंतर, जितना हम काम करके एनर्जी देंगे उतनी ही उनकी एनर्जी चेंज हुई होगी। ठीक है, तो हमेशा फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस का, एनर्जी के डिफरेंस का महत्व है। आपकी ओरिजिनल स्थिति कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इनिशियल स्थिति में हम अगर कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, यहाँ जैसे हम देखें कि u θ2 है और वर्डन θ1 to θ2 एंड प्लस u θ1, तो इसको अगर हम वैल्यू असाइन कर दें, फिक्स कर दें, तो हम फाइनल का एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। ये अगर वेग है तो हम हमेशा वर्क में ही बताएंगे, हम दोनों स्थिति में अंतर बता सकते हैं कि इतना हमने अंतर कर दिया है, जितना वर्क हम करेंगे उतनी एनर्जी बदल गई होगी। ओके, चलिए तो आज यहीं तक। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में समझे। ओके, थैंक यू।